नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। आज जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बुनियाद पर हरियाणा की गठबंधन की सरकार का गठन हुआ था और सत्ता में साझेदार बनने के बाद बीजेपी जेजेपी ने कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति बनाई थी। सहमति ऐसी जिसे पॉलिटिक्स की भाषा में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा जाता है, जिसका सरल भाषा में अर्थ होता है गठबंधन वाली सरकार में साझेदार दलों के कुछ ऐसे मुद्दे जो उनके अलग अलग चुनावी एजेंडों में शामिल थे और जिन पर आपसी सहमति से आगे काम करवाया जाना था। लेकिन बड़ी हैरत होती है जब हरियाणा की गठबंधन सरकार अपने गठन के 9 महीने के बाद भी कॉमन मिनिमम वाले मुद्दे को ठंडे बस्ते से निकाल नहीं पाते हैं। हरियाणा की सियासत में इन दिनों एक मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठ रहा है। मुद्दा बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से जुड़ा है, जिसे लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं कि आखिर 9 महीने गुजर जाने के बाद सरकार इसे कब अमल में लाएगी। बीजेपी और जेजेपी के कौन से कॉमन वादे पूरे, कब बनेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, 9 महीने बाद कितने वादे हुए पूरे। दो दलों के गठबंधन के साथ 2019 में हरियाणा की सरकार बनी तो इसमें कुछ शर्त भी रखी गई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शर्त पर प्रदेश की सरकार का गठन हुआ। लेकिन दोनों दलों के घोषणा पत्र में ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर बात बन चुकी, जिसे धरातल पर उतारकर फैसला लेकर लागू किया जा चुका। दोनों दलों के घोषणा पत्र को खंगालें तो सबसे प्रमुख मुद्दा है स्थानीय युवाओं को नौकरी में 75% आरक्षण का वादा, जो कि पूरा हो चुका है। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के वायदे में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। यानी 9 महीने में महज 2 ऐसे मुद्दे मिले जिस पर काम किया गया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर अगली बैठक कब? 9 महीने में गठित कमेटियों की सिर्फ 2 बैठक ही क्यों? बशर्ते चल रही, बशर्ते बनी सरकार। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शर्त पर जिस आसानी से सरकार बनी, उस तरह वायदे पूरे होते दिख नहीं रहे, क्योंकि एक तो 9 महीनों में सिर्फ 2 बैठक और उसमें से भी पहली मीटिंग बेनतीजा। चलिए अब ये देखिए जिस पर बीजेपी और जेजेपी दोनों का स्टैंड अलग अलग है। जेजेपी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, तो बीजेपी कहती है कि पहले वो कर्ज माफी कर चुकी है, दोबारा कर्ज माफी मुश्किल होगी। जेजेपी ने बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करने की बात कही थी, तो बीजेपी ने महंगाई के मुताबिक बुजुर्ग पेंशन का वादा किया था। इसके अलावा जेजेपी ने शिक्षित युवाओं को नौकरी न मिलने तक 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, तो बीजेपी ने कहा कि सक्षम योजना के तहत युवाओं को रोजगार देकर पैसे देने की बात। जेजेपी ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया था, तो बीजेपी का ये कोई एजेंडा नहीं था। इसके अलावा जेजेपी ने पंजाब के समान वेतनमान देने का वादा किया, तो बीजेपी ने पहले भी वेतनमान का वादा पूरा नहीं किया था। और जेजेपी कर्मचारियों को नियमित करने के पक्ष में है, तो बीजेपी सेवा सुरक्षा देने के हक में। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए गठित की गई दोनों दलों की कमेटियों की पहली बैठक 28 नवंबर 2019 को हुई, तो दूसरी मीटिंग करीब 2 महीने के बाद यानी कि 23 जनवरी 2020 को कमेटी के अध्यक्ष अनिल विज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 35 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कहा गया कि इन बिंदुओं की जानकारी सीएम और डिप्टी सीएम को दी जाएगी। लेकिन 23 जनवरी के बाद और लॉकडाउन होने से पहले इन महीनों में भी कोई बात नहीं हुई, और जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक भी कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हो पाई। सरकार गठन के 9 महीने के बाद भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कितनी बात हुई, कितने फैसले हुए, कितनी बैठकें हुई, वो सब आपके सामने हैं। जनता को आस तो होगी शायद कि गठबंधन सरकार अपने वायदे पूरे करेगी, लेकिन क्या लोगों की आशाओं पर गठबंधन की सरकार खरा उतर पाएगी या फिर उनकी आशाओं पर यूं ही पानी फिर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर रिएक्शंस भी आने लगे हैं। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू क्या कहते हैं इसको लेकर, जरा सुन लीजिए। बीजेपी का गठबंधन जब हुआ था नतीजे आने के बाद, तो ये कहा गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो हमने तैयार किया है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अब हम आगे सरकार मिलकर काम करेगी, लोगों के हित में काम करेगी। कोई आपको लगता है अभी 8-9 महीने कार्यकाल में कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कुछ विकास हरियाणा में डेवलपमेंट या कोई घोषणा पूरी हो रही हो? बिल्कुल है ना।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इनका एजेंडा था, बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन मिलनी उनके घर पे शुरू हो गई है। सारे प्रदेश में हर विधानसभा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हैं, उसमें 75% युवाओं को रोजगार मिल गए हैं। और जितने लंबी लंबी इनके प्रोग्राम थे वो सारे लागू हो गए ना। लोगों से पूछ के आइए आप। और उस बात का इनको जो ना इनाम इस बड़ौदा चुनाव में मिलने वाला है। तो पॉलिटिकल पंचायत में सबसे पहले कुछ सवाल हैं जो आज तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से उठ रहे हैं और जो सत्ता में राजनीतिक दल हैं उनसे पूछे जाएंगे। बीजेपी जेजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आखिर कब बनकर तैयार होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज बीजेपी और जेजेपी दोनों के प्रवक्ताओं से पूछा जाएगा। गठित कमेटी कितनी बार और कितनी बैठक, 2 ही बैठक हो पाई और कितनी बैठक होनी है, कितनी बार होगी, यह बड़ा सवाल है। गठबंधन सरकार के कितने वादे पूरे किए गए, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक बन नहीं पाया। 9 महीने के अंदर कितने मुद्दों पर चर्चा हुई है इस गठबंधन की सरकार में, खासतौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। बेशर्त चल रही बशर्ते बनी बीजेपी जेजेपी की सरकार, यह आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। बीजेपी और जेजेपी के कितने कॉमन वादे पूरे हुए हैं? कुछ वादे ऐसे जरूर हैं जिनको पूरा करने की बात की गई है, जो पूरे हुए हैं, लेकिन कई अहम सवाल बाकी। 9 महीने बाद कितने पूरे हुए वादे इस गठबंधन की सरकार की? तो पॉलिटिकल पंचायत में सबसे पहले हम चंडीगढ़ का रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन, गठबंधन की ये सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही बनी और यह कहा गया कि दोनों दलों की तरफ से कुछ कॉमन प्रोग्राम हैं जिनको साझा करके आगे चला जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 बैठकें। हाँ बिल्कुल, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही ये गठबंधन हुआ था। और जब बीजेपी को 40 सीटें मिली, जेजेपी को 10 सीटें मिली, उसके बाद दिल्ली में जो गठबंधन होने के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या पहली जो बयान था दोनों दलों के नेताओं का, वो यही बयान था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया है। दोनों दलों के जो घोषणा पत्र हैं उनको लेकर सरकार काम करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब 8-9 महीने का कार्यकाल अभी तक हो चुका है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर 2 बैठकें हुई है। पहली बैठक में केवल इतना काम हुआ था कि जो दोनों दलों की घोषणाएं हैं उन घोषणाओं का एक खाका तैयार करने के को लेकर बातचीत हुई कि एक खाका तैयार किया जाए। और उसके बाद एक अगली बैठक हुई जनवरी में। उसके बाद अभी कोई बैठक जो है वो पिछले 6 महीने में 7 महीने में नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दावा किया गया कि सरकार मिलकर आगे बढ़ेगी। एक बड़ी घोषणा जिसको पूरा किया गया है उसे ये जरूर कहा जा सकता है कि 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को औद्योगिक जो क्षेत्र यानी निजी औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करने को लेकर सरकार ने कैबिनेट की उसमें मंजूरी दे दी है। हालांकि हरियाणा की विधानसभा का जो मॉनसून सत्र होगा उसमें उसको एक्ट जो है वो बनाया जाएगा और उसके बाद अंतिम जो मोहर है वो उसके ऊपर लगेगी। लेकिन एक तरह से कैबिनेट में उसके ऊपर अप्रूवल हो चुकी है। इसी तरीके से पंचायतों में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन का एक सैद्धांतिक फैसला हो चुका है। अभी वो कैबिनेट में आना है। ये जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों दी थी। तो 2 ये चीजें जो है उनके ऊपर जरूर काम हुआ है। लेकिन कई ऐसे वायदे थे, उन वायदों के ऊपर अभी कोई जिक्र कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों ही दलों के नेता करते हुए नहीं दिखते हैं। जी पॉलिटिकल पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेणु जी स्वागत है आपका। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से दीपकमल सहारण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपकमल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेणु भाटिया जी, कहां पेंच फंस गया? आपकी भाषा में पेंच कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग तो कार्य करने पर विश्वास करते हैं और बढ़ रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स में हम लोगों ने क्या किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम हो जो दोनों दलों ने तय करके 9 महीनों में ना किया हो। हम लोगों ने जिस प्रकार तय किया था कि हम रेणु भाटिया जी, रेणु भाटिया जी, मैं एक बार इंटरवीन कर रहा हूँ, 1 सेकंड इंटरवीन कर रहा हूँ आपको। रेणु भाटिया जी 1 सेकंड इंटरवीन कर रहा हूँ, 1 सेकंड इंटरवीन कर रहा हूँ मैं आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे रेणु भाटिया जी, आप ये कह रही हैं कि मिलजुल करके काम किया है। मैडम, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी जनता टीवी ने गठित नहीं की थी ना?
इसका अध्यक्ष अनिल विज को जनता टीवी ने नहीं बनाया था ना, आप ही लोगों ने बनाया था ना, कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं, वो कमेटी तय करेगी कि किन किन मुद्दों पर एक साथ चलना है, साझा कार्यक्रम किस तरीके से होगा। अब साझा कार्यक्रम तैयार करने के लिए कमेटी आप गठित कर देते हैं, उस कमेटी की सिर्फ 2 बैठक हो पाती है, बैठकें आगे बढ़ नहीं पाती, वो कमेटी किसी भी तरीके से अपना एक साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय कर नहीं पाती है, सामने रख नहीं पाती है, तो सवाल भी ना करें। आप सवाल खुल के कीजिए, आपका तो काम सवाल करना है और हम लोगों का काम है काम करना और उसको आप लोगों के बीच में लाना, और वही हम काम कर रहे हैं। आप ये देखिए 50% जो हमने महिलाओं को पंचायत में आने का दिया, मैडम मैं यही तो कह रहा हूँ रेणु जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी काहे बात के लिए बना दिया आप लोगों ने? आप ये कह देते जी मिलकर साथ चलेंगे, मिलकर काम करेंगे, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं करते हैं। कमेटी का गठन किया तभी तो सवाल उठ रहे हैं। ऐसा होता है साकेत जी, जब सरकार चलती है और जब 2 पार्टियों की गठबंधन सरकार होती है, मिलजुल के सरकार चलती है, तो सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन अलग अलग नहीं। आप ये कह रही हैं कि ऐसे नहीं चलता है। दीप कमल सहारण साहब, आप बता दीजिए कैसे चलता है। भाई साहब आप बता दीजिए कैसे चलता है। प्रोग्राम की कमेटी कहीं तो पेच फंसा होगा, आप तो पत्रकार रहे हैं दीप कमल जी, आप तो मेरी भाषा समझ जाएंगे, इस पेच को भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। रेणु भाटिया जी नहीं समझ पा रही हैं। ठीक है साकेत, आप जो बात कह रहे हैं उसमें मैं आपको अपनी मेरी जो सबमिशन है वो रखना चाहूंगा कि जो 2 बैठकें हुई थी, उससे पहले भी एक इनफॉर्मल बैठक पार्टियों के बीच में भी हुई थी, उन सभी बैठकों में मैं मौजूद था जी। हर बार हमारी पार्टी की तरफ से जब जाते थे, राजीव फोगाट जी, अनूप धानक जी, तो हम साथ में जाते थे, और बात अपने बीच में कि कहीं कोई पेच फंसा होगा तो ये सिलसिला रुका है। उसको मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि कहीं किसी भी बैठक में किसी बिंदु पर कोई पेच नहीं फंसा। जो है ओम प्रकाश धनखड़ जी, कंवरपाल गुर्जर जी, अनिल विज जी रहते हैं, हर एक बिंदु पर बहुत विस्तार, बहुत खुलकर इतिहास के साथ, दूसरे राज्यों के संदर्भ के साथ चर्चाएं हुई हैं। किस वजह से ये सिलसिला रुका वो मैं आपको फैक्चुअली बता सकता हूँ। वो ये है कि जब दूसरी बैठक जनवरी में हुई थी, पहली बैठक दिसंबर में हुई थी, दूसरी जनवरी में, और जनवरी के आखिर में हुई थी। उसके बाद जो है दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव थे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ड्यूटी लगी थी और जेजेपी के नेताओं को भी वहां जाना था। उसके संदर्भ में अनिल विज जी ने, जो कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हम अगली बैठक दिल्ली के विधानसभा चुनाव बनने हो जाने और उसके बाद वहां सरकार के गठन के बाद रख देते हैं। तो फरवरी का माह जो था वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव की वजह से उस दौरान ये बैठक और इस पर कोई आगे प्रगति नहीं हो पाई। और उसके बाद मार्च से, जैसे आप जानते हैं, पूरे देश में एक ऐतिहासिक चीज कोरोना वायरस के रूप में आई है और उसके बाद ये सिलसिला वाकई डिरेल हुआ है। और अब जिस तरीके से सरकार ने अपना, यूं कहें कि बाकी सब चीजों को नियंत्रण में लिया है, लोगों की पहले जानमाल की सुरक्षा की है और अब अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रही है, उसी हिसाब से बहुत जल्द मुझे लगता है कि क्योंकि बीच में कुछ और भी ऐसी इंक्वायरीज और 2 चीजें आ गई जिनमें अनिल विज जी भी उलझे रहे, उनके स्वास्थ्य कारणों से भी 1 महीना वो अस्पताल में रहे हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को, और अब वो पिछले सप्ताह से सक्रिय हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह में वो जरूर इस पर कोई ना कोई अगले डेवलपमेंट करेंगे और अगली बैठक बुलाएंगे। ठीक है। 33 ऐसे बिंदु आइडेंटिफाई किए जा चुके थे पहली शुरुआत की 2 बैठकों में ही, जिनके बारे में उन्होंने बताया भी था और उनके बारे में दोनों दलों ने काम करना शुरू कर दिया था, जिन पर सहमति बन गई थी। ठीक है, पवन को चर्चा में लेकर के आते हैं। पवन, आपका कोई सवाल किसी से? बिल्कुल, दीप कमल जी से यही सवाल है कि जब वापस पटरी पर सब चीजें लौट आई है, सारी बैठकें हो रही है, बीजेपी अपने बड़े बड़े कार्यक्रम बड़ौदा में कर रही है, जेजेपी अपने बड़े बड़े कार्यक्रम बड़ौदा से जुड़े हुए या फिर अन्य जो कार्यक्रम है वो कर रही है, तो फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो दीप कमल जी 5-7 लोग जो कमेटी में उन्हें ही बैठना है, फिर उसमें देरी किस चीज की है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कोरोना के जो फिलहाल लास्ट का जो 1 महीना है कि किसी संक्रमित इकट्ठा नहीं बैठे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री होने की वजह से और दुष्यंत चौटाला जी भी उप मुख्यमंत्री और बाकी जो वरिष्ठ नेता कमेटी के मेंबर थे, वो सभी भी कोरोना के समय में मार्च, अप्रैल, मई में जो दूसरी प्राथमिकताएं हैं, वक्त के साथ जैसी प्राथमिकताएं बदली, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनकी बहुत जिम्मेदारियां थी और अनफॉर्चुनेटली पिछले महीने उनके भी पैर में जो फ्रैक्चर हुआ, जो चोट लगी, ऑपरेशन हुआ, 1 महीने से वो उसमें भी व्यस्त थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पिछले सप्ताह से, पवन आप खुद देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह से उन्होंने सचिवालय में आना और बाकी चीजें संभालना शुरू किया, जो रूटीन की चीजें हैं, इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा।
उनके अलावा जो पिछले सप्ताह से उन्होंने देखना शुरू किया है, और फिर उसमें भी वो कमेटी की रिपोर्ट में और उनमें व्यस्त रहे हैं। मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले सप्ताह में वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात को भी लेकर आएंगे, और बाकायदा इसके लिए चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पॉलिटिकल विंग है, अधिकारी हैं जिनका काम है, जो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, उसकी मिनट्स नोट करते हैं, वो अधिकारी भी अब सक्रिय होंगे अगले सप्ताह में मुझे लगता है, और बहुत जल्द अगली बैठक हो जाएगी। दीपकमल जी, अगर आपकी बातों को समझने की हम कोशिश करें तो बहुत ही शांति से और बहुत ही प्यार से आप जो है जिम्मेदारी अनिल विज पर मढ़ दे रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम कि वो बीमार हो गए, स्वास्थ्य मंत्री के तहत उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की कमेटी के अध्यक्ष वो हैं, इसलिए चीजें रुक गई। नहीं, क्योंकि देखिए पैकेज कमेटी के अध्यक्ष वो हैं, अगली बैठक बुलाने का निर्णय भी उनका, और उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, और पूरी उन्होंने उनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस चीज की। इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि मैं उन पर कोई बात डाल रहा हूँ या कुछ ऐसा है। ये तो सबने देखा है कि स्वास्थ्य मंत्री की कितनी भूमिका रही थी मार्च के बाद से, और एक एक चीज में तो हम हर दिन तो उनसे अपडेट लेते थे। हर दिन तो सबसे पहले मैं तो इस चीज की तारीफ करता हूँ कि पूरे देश से पहले मार्च के पहले सप्ताह में ही अनिल विज जी थे जिन्होंने इस बारे में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया था और अधिकारियों को अलर्ट किया था। तब हमें भी शुरुआत में लगता था कि तो चाइना में कहीं संक्रमण है, कहीं वायरस है, यहाँ पर इतनी इसके लिए एकदम से हड़बड़ी की बात क्यों है। अनिल विज जी ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और काम शुरू किया था हरियाणा में सबसे पहले। और आपने देखा भी होगा पूरा अप्रैल और आधे मई के महीने तक हरियाणा जो है वो कोरोना के मामलों में देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। वो तो जब अनलॉक की चीजें हुई और गुड़गांव और फरीदाबाद दिल्ली से नजदीक होने की वजह से जब मामले बढ़े तब एक जरूर अब हमारे पास ज्यादा केसेज हैं। लेकिन अनिल विज जी की जो जिम्मेदारी इन महीनों में बनती थी मार्च अप्रैल मई में, वो उनकी प्राथमिकता थी। हरियाणा की प्राथमिकता सबसे पहले वो थी और उसके बाद क्योंकि उनको तो देखिए रेणु भाटिया जी, इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसी अनियमितताएं भी आ गई प्रदेश में जिसकी वजह से गृह मंत्री भी व्यस्त हो गए और अगली तारीख मुकर्रर करने का काम भी अनिल विज साहब का ही है कि वो बैठक कब बुलाते हैं। तो यही अहम वजह है। रेणु भाटिया जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी सुन पा रही हूं मैं आपको। और मैं ये कह रही हूँ कि दीपकमल जी ने बड़े विस्तार से पूरी बात को बताया है। और आप ये जानते हैं अगर यदि ये प्राकृतिक आपदा ना होती तो कई बैठकें और हो चुकी होती और हमारे काम बिल्कुल सिस्टम से लाइन में होते। लेकिन बावजूद उसके कोई भी काम ऐसा सरकार का नहीं है जो रुका हुआ हो या जनता किसी तरीके से परेशान हो। बावजूद इन प्राकृतिक आपदाओं के कार्य बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चले हैं। मतलब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की वजह से जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एक तरीके से हम ये कहते हैं रेणु भाटिया जी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई इतना बड़ा एजेंडा नहीं है आम लोगों के लिए। ये तो आप दोनों का एजेंडा है कि आप लोग किस तरीके से तय करें। जनता को कोई दिक्कत नहीं हो रही, यही आप कहना चाहते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने या ना बने, कोई जनता को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात वो नहीं है, बात ये है कि जनता के लिए जितने भी कार्य प्रोग्राम्स किए गए या जितनी भी स्कीम्स प्लानिंग्स की जाती है सरकार के माध्यम से, वो दोनों दलों ने मिलकर कहीं पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है। और जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से जनता के कार्य होने चाहिए, उनमें प्रयास किया गया कि कोई दिक्कत नहीं हो रही, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है पवन, मैं आपके पास आता हूं जरा। पॉलिटिकल पंचायत में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंगला जी भी जुड़ चुके हैं। अजय सिंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। सवाल अब आपसे ये है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना था, बन नहीं पाया। रेणु भाटिया जी कह रही है अगर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन नहीं पाया है तो भी जनता का कोई दिक्कत, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही, वो बन जाएगा। दीपकमल सहारण साहब कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, उनकी तबियत भी नासाज थी, इस वजह से अभी तक इस पर अगली बैठक, अगली मीटिंग नहीं हो पाई है। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया अजय सिंगला जी? अब की बार यमुना पार, अब की बार 70 पार जी। जब दो ये एक त्रिशंकु की लोग एक सरकार बनाएंगे एक समझौते के तहत, और समझौता किससे? जनता से।
जनता की भावनाओं से, जनता से वादों से, तो कैसे बनेंगे मिनिमम प्रोग्राम? इनके मंत्री बीमार नहीं है, जब से सरकार बनी है सरकार बीमार है। ये सरकार समझौते की सरकार है। समझौता किससे किया? जनता की भावनाओं से। इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ऐसी सरकार जिसमें वे व्यक्ति आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री है, जो पानी पीकर कोसते थे इस हरियाणा सरकार को, जो कहते थे भ्रष्टम सरकार है ये। आप बताइए, मैं पूछना चाहूंगा जेजेपी से, मैं पूछना चाहूंगा प्रवक्ता बीजेपी से। जेजेपी कहती है सरपंचों को 8,000 रुपए देंगे चुनाव के बाद, पंचों को 3,000 रुपए, पंचायत समिति को 4,000 रुपए, जिला परिषद को 1,000 रुपए, नंबरदारों को 5,000 रुपए, पेंशन देंगे 5100 रुपए, पंजाब के समान देंगे वेतन, चलान दरों में करेंगे कमी, 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है। मेरी एक सेकंड में देर में आया हूं। इनको कोई जरूरत नहीं है, जरूरत हरियाणा की जनता को है। ये सरकार है घोटाला सरकार, ये सरकार है जुमला सरकार, ठीक है, ये सरकार है घोटाला सरकार। ठीक है, मुझे एक काम तो बता दे जो इन्होंने किया है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। ठीक है, आपके पास लौटता हूं। चंडीगढ़ चलते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही पार्टियों के ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि कॉमन बन ही नहीं पा रहे, जो एक मैनिफेस्टो में तैयार ही नहीं हो सकता, एक जगह एक खाके में आ ही नहीं सकता, फिट ही नहीं करेगा, इसी वजह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये देरी हो रही है? पवन, बिल्कुल, देखिए, चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो बीजेपी के नेताओं ने जेजेपी के घोषणा पत्र पर ये टिप्पणियां, ये बयान दिए हुए हैं कि ये घोषणाएं इनको मालूम है कि सत्ता में इनको आना नहीं है, पूरी इन्हें करनी नहीं है, तो कुछ भी घोषणाएं कर दे। हमारा जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, हम उसको घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र कह रहे हैं, क्योंकि संकल्प का मतलब है कि हम वही वायदे कर रहे हैं जो हम जनता के पूरे कर सकते हैं। तो ऐसे में जब चुनाव से पहले इस तरह के बयान थे नेताओं के, और अब चुनाव के बाद दोनों दल सत्ता में गठबंधन के साथ हैं, तो ऐसे में किस तरीके से उस दल की घोषणा को बीजेपी के नेता या बीजेपी के मंत्री या बीजेपी के जो नेता हैं वो कैसे इसको एडजस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया, उसमें जो पहली मीटिंग हुई उसमें बीजेपी और जेजेपी की जो घोषणाएं थी, दोनों के घोषणा पत्र की कहें या संकल्प पत्र की कहें, उनमें अलग अलग जो वो पॉइंट निकाले गए थे कि कौन कौन सी कॉमन है, कौन सी अलग है, और उसके आधार पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन अब देखना यही है कि अगली मीटिंग कब तक जो है वो बुलाई जाती है और उसके बाद कैसे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो है वो ये जरूर है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर मीटिंग लंबे समय से, 6 महीने से भी ज्यादा समय से नहीं हो पाई है। पवन, एक चीज, पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं ले रहा, मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने कहा अपने मैनिफेस्टो में, जेजेपी ने, कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि कर्ज माफी पहले हो चुकी, दोबारा कर्ज माफी संभव नहीं है। जेजेपी ने कहा बुजुर्गों का 5100 रुपये पेंशन करेंगे, बीजेपी ने कहा महंगाई के मुताबिक करेंगे। जेजेपी ने कहा बेरोजगारों के लिए 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता होगा, बीजेपी ने कहा सक्षम योजना के तहत युवाओं को रोजगार देकर पैसे देने की बात की। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं पवन जिस पर सहमति बन पाना ना के बराबर है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है साकेत कि बहुत सारे ऐसे दोनों दलों के जो घोषणा पत्र के जो पहलू हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जिससे बीजेपी जो है वो सहमत हो जाएगी। बीजेपी के जो तरफ से, सरकार की तरफ से जो कमेटी में शामिल मंत्री हैं वो इस पहलू पे सहमत हो जाएंगे, ऐसा नजर नहीं आता है। और अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जेजेपी सरकार के साथ कैसे आगे बढ़ती है, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि चलिए, रोक रहा हूं पवन आपको, यही कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही हम आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल पंचायत में वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। और पॉलिटिकल पंचायत लगातार हम ऐसे मुद्दे रख रहे हैं इस पंचायत में जहां सीधा सरोकार उन मुद्दों का आपसे है। आज की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।